बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के नर्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर केमियो की इंपॉर्टेंट स्लाइड, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी के यूनिट नंबर 10 का पार्ट नंबर 2। जी हाँ, हमने पार्ट नंबर 1 में तकरीबन 22 तक स्लाइड पढ़े थे, और आज हम स्लाइड नंबर 23 से आगे लेकर स्लाइड हमने लेकर जाने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिजीज़ है। आज हम इस स्लाइड्स में 3 डिजीज़ पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारे पास है टेटेनस और ट्यूबरकुलोसिस एंड टाइफाइड फीवर। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है और इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव से। जो कुछ भी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है, यहाँ पर इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को रखा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आप लोगों की स्लाइड में मौजूद है, तो इसलिए एक्सरसाइज की शक्ल में ऑब्जेक्टिव्स है, तो ये भी आप लोगों ने अपने साथ लिख लेना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विच टाइप ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा इज पोटेंशियली पैथोजेनिक। वो कौन सा नॉर्मल फ्लोरा है जो डिजीज काज करने की एबिलिटी रखता है? ऑप्शन ए कैरियर स्टेट, ऑप्शन बी रेजिडेंट्स, ऑप्शन सी कॉमन सेल्स, ऑप्शन डी ट्रांजिएंट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आता है? रेजिडेंट्स नहीं, ये नॉर्मल फ्लोरा डिजीज काज करने की एबिलिटी नहीं रखता। कॉमन सेल्स ये भी नहीं। ट्रांजिएंट पैथोजेनिक भी होता है, नॉन पैथोजेनिक भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन बच जाता है? कैरियर स्टेट। तो ये अपने साथ लिख ले कि पोटेंशियल जो पैथोजेनिक होते हैं वो कैरियर स्टेट वाली नॉर्मल फ्लोरा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस आर फाउंड इन दी। स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस कहाँ पर मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए फीमेल वेलवोला, ऑप्शन बी स्किन, ऑप्शन सी अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन आता है डी ऑल ऑफ द अबव। ये अपने साथ लिख ले, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सारे जगहों पर हमारे पास स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस मौजूद होते हैं, और हमारा जो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक है वहाँ पर कोई नॉर्मल फ्लोरा नहीं होता, वो बिल्कुल स्टेराइल रहता है म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से। ये भी अपने साथ नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डैश इज अ सोर्स ऑफ द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। वो कौन सा नॉर्मल फ्लोरा है जो जब भी उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डिजीज़ को काज करता है, चाहे वो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो या हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ हो, तब वो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ये डिजीज़ को काज करे। तो कौन सा ऑप्शन आता है? एंटीबॉडीज़ नहीं, इकोलाई नहीं, ऑप्शन सी बैक्टीरियोइड फ्रेजिलिस नहीं, ऑप्शन डी कुरियानी बैक्टीरिया। जी हाँ, कुरियानी बैक्टीरिया ये हमारे पास डिप्थीरिया को डिजीज़ को काज करता है। कुरियानी बैक्टीरिया सी डिप्थीरियोइड, जो आपने बैक्टीरिया को ऑलरेडी नॉर्मल फ्लोरा में पढ़ा है, तो ये डिजीज़ को काज करने की एबिलिटी रखता है। तो ऑप्शन डी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटरनल ऑर्गन्स एक्सेप्ट द एलिमेंट्री ट्रैक्ट्स आर स्टेराइल एट हेल्थ। यहाँ पर इन्होंने हेल्थ लिखा है, लेकिन मेरे ख्याल में ये एट बर्थ है। आप लोग जानते हैं कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है कि जो चाइल्ड होता है वो बिल्कुल स्टेराइल होता है माँ के पेट में। जब उसका बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद जब वेजाइना के ज़रिए पास होता है, तब उसमें नॉर्मल फ्लोरा की फॉर्मेशन होती है। तो ये अपने आप लोगों ने कंसेप्ट क्लियर करना है कि माँ के पेट में बच्चा बिल्कुल स्टेराइल रहता है, उसमें कोई नॉर्मल फ्लोरा नहीं होता, लेकिन बर्थ होने के बाद उसमें क्या होता है? नॉर्मल फ्लोरा की फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे, ट्रू या फॉल्स? तो इंटरनल ऑर्गन्स एक्सेप्ट एलिमेंट्री ट्रैक्ट आर स्टेराइल एट हेल्थ नहीं, हमारे हेल्थ में या बॉडी में सारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो नॉन स्टेराइल होते हैं, उसमें नॉर्मल फ्लोरा होती है एक्सेप्ट स्प्लीन। स्प्लीन में नॉर्मल फ्लोरा नहीं होता, पेंक्रियाज, ब्लड में एंड सीएसएस में, तो सॉरी सीएसएफ में। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह के ऑर्गन्स है जिसमें नॉर्मल फ्लोरा नहीं होती, बाकी सारे एलिमेंट्री कनाल में या दूसरे ऑर्गन्स में नॉर्मल फ्लोरा होती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इज ए फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डैश इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द पीएच ऑफ द वेजाइना। फीमेल की वेजाइना में जो पीएच, जो एसिडिटी कौन सा नॉर्मल फ्लोरा रखता है? ऑप्शन ए स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, इकोलाई, लैक्टोबैसिलाई या नॉन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन आता है ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलाई। हमारे पास लैक्टिक एसिड को भी प्रोड्यूस करता है, और इस तरह दूसरे सब्सटेंस को भी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से पीए जो वेजाइना का पीएच है वो कम रहता है और एसिडिटी होता है वेजाइना में। तो हमारे पास कौन सा नॉर्मल फ्लोरा आता है? ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलाई। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पर आता है टेटेनस, उसके बाद आता है ट्यूबरकुलोसिस, और लास्ट में हम टाइफाइड फीवर को पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, ऐसे कई एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसलिए अपने साथ नोट करते जाइए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। टेटेनस क्या है? टेटेनस इज एन एक्यूट ऑफ्टन फेटल डिजीज काज बाय एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी। टेटिनस हमारे पास इस तरह का डिजीज़ है जो क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी बैक्टीरिया से काज होता है, और ये बैक्टीरिया क्या करता है?
एक्सोटॉक्सिन टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है और इसकी वजह से हमारी बॉडी की जो मसल्स को इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इस डिजीज़ को हम टेटिनस कहते हैं। और कौन इसको काज करता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय जनरलाइज्ड रिजिडिटी एंड कन्वल्सिव स्पाज्म ऑफ द स्केलेटल मसल। ये किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? इनवॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। हमारे जो स्केलेटल मसल होते हैं इसको इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। कौन करता है? ये बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी। और किस तरह? एक्सोटॉक्सिन सब्सटेंस प्रोड्यूस करने की वजह से। तो इसमें एक सख्ती होती है, मसल्स में रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं। और ये इनवॉलंटरी, कन्वल्सिव का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें मसल इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है। द मसल स्टिफनेस यूजुअली बिगेन इन द जा। नॉर्मली मसल जो स्टिफनेस है, जो सख्ती है, ये कम पर स्टार्ट होता है जा में। हमारे जो माउथ के जो जाज है ये लॉक किए जाते हैं इस सब्सटेंस की वजह से, जिसे हम एक्सोटॉक्सिन कहते हैं। एंड नेक, और हमारे जो नेक के जो मसल होते हैं उसमें भी ये सब्सटेंस जब सिक्रेट किया जाता है तो उसमें भी रिजिडिटी, एक सख्ती आ जाती है। एंड देन बिकम जनरलाइज, और इसकी वजह से मसल्स इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये डिजीज़ को काज किया जाता है। फर्स्ट प्रोड्यूस इन द एनिमल इन 1884। पहली बार ये टेटनस डिजीज़ कब प्रोड्यूस होता है? एनिमल में 1884 में। ये लिखने के साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड इन 1889। तो पहली बार क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी बैक्टीरिया को कब आइसोलेट किया गया? 1889 में इस बैक्टीरिया को हासिल किया गया और पता चला कि ये बैक्टीरिया इस डिजीज़ को काज करता है। टेटिनस टॉक्सॉइड डेवलप इन 1924। टेटिनस टॉक्सॉइड जो वैक्सीन होता है, ये वैक्सीन कब डेवलप किया गया, डिस्कवर की गई? 1924 में। एंड वाइडली यूज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार II। एंड वर्ल्ड वार II में इस वैक्सीन को पहली बार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। तो 1824 में ये वैक्सीन ईजाद की गई और डेवलप की गई। ये भी अपने साथ रख ले, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आगे हमारे पास है टेटिनस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि वो टाइम जब हमारी बॉडी में ये बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं, इस वक्त से लेकर साइन एंड सिम्टम डेवलप होने तक जो पीरियड होता है इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और ये डिजीज़ टू डिजीज़ डिफरेंट होता है। तो टेटिनस का बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? 4 to 21 डेज है, यानी कि 4 से 21 दिनों तक साइन एंड सिम्टम इस डिजीज़ के डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। तो इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं और इसका इंक्यूबेशन पीरियड इस डिजीज़ का 4 to 21 डेज है। अपने साथ लिख ले, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। रिजर्वायर क्या होता है? कहाँ पर ये बैक्टीरिया रहता है? डोमेस्टिक एनिमल्स में, जो हम माल मवेशी जो हम घरों में पालते हैं, पार्टिकुलरली हॉर्स डंग में, हॉर्स की जो फीसिस होते हैं, या कंटेमिनेटेड सॉइल, या दूसरे जो मट्टी होती है कंटेमिनेटेड सॉइल में भी रहते हैं। द स्पोर्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉइल। मोस्टली इसके स्पोर्स सॉइल में पाए जाते हैं। एंड द इंटेस्टाइन एंड पीसेस ऑफ द हॉर्स, और इंटेस्टाइन्स और पीसेस, किसके पीसेस और इंटेस्टाइन में? हॉर्स, शीप, किटल, डॉग्स, कैट्स, रेट्स, गिवानी पिग्स। ये गिवानी पिग्स ये एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पर जो पिग्स एनिमल्स पाए जाते हैं उसमें भी ये होते हैं। एंड चिकन्स, मैन्योर ट्रीटेड सॉइल, या जो हम प्लांट्स को उगाने के लिए जो हम फर्टिलाइजेशन करते हैं उसमें भी ये होता है। एंड मे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ द स्पोर्स, और इसमें बहुत ज़्यादा स्पोर्स पाए जाते हैं इस सॉइल में। इन एग्रीकल्चर एरिया, या दूसरे एग्रीकल्चर एरिया में सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द ह्यूमन एडल्ट्स में हर्बोरियल ऑर्गेनिज्म, या वो ऑर्गेनिज्म जो हम घरों में रखते हैं, जो हमारे साथ जो रहते हैं, उसमें भी ये पाया जाता है। द स्पोर कैन आल्सो फाउंड ऑन द स्किन, यस, हमारे स्किन की सरफेस पर। एंड इन द कंटेमिनेटेड इन द हेरोइन, या कंटेमिनेटेड हेरोइन में भी पाया जाता है, जो हमारे पास ड्रग्स होते हैं कंटेमिनेटेड, उसमें भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इन सारों जगहों में इसका पाया जा सकता है ये बैक्टीरिया, या रिजर्वायर इसका बन सकता है। तो ये अपने साथ लिख लें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। रूट ऑफ द एंट्री, किसके ज़रिए बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं? वॉन्ड के ज़रिए, किसी भी जख्म के ज़रिए। मोड ऑफ द ट्रांसमिशन, ये बैक्टीरिया किसके ज़रिए हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है? बाय कॉन्टेक्ट ऑफ द स्पोर विद वॉन्ड। जब ये बैक्टीरिया हमारे वॉन्ड के साथ कॉन्टेक्ट में आ जाता है, चाहे वो किसी एनिमल से हो या सॉइल से हो। अकरेंस कहाँ पर ये होता है? वर्ल्ड वाइड। ये वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक डिजीज़ है, ये भी अपने साथ नोट कर ले। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, किस तरह हम इसको प्रिवेंट या कंट्रोल कर सकते हैं? बाय एक्टिव इम्यूनाइजेशन, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखना। फॉर एग्जांपल वैक्सीन का इस्तेमाल करना। कौन सा वैक्सीन? टेटिनस टॉक्साइड डेवलप इन 1924 में जो टेटिनस टॉक्साइड वैक्सीन को डेवलप किया गया था, उस वैक्सीन को।
पब्लिक एजुकेशन, हम पब्लिक एजुकेशन को भी लोगों में अवेयरनेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लोगों को अवेयर रख सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं डिजीज़ के हवाले से, तो ये भी प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल में आ जाता है। आगे हमारे पास है ट्रीटमेंट इसका क्या हो सकता है? एंटीटॉक्सिन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये टेटिनस क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी जो बैक्टीरिया है ये हमारी बॉडी में एंटीटॉक्सिन सब्सटेंस को रिलीज करता है, तो सब्सटेंस के खिलाफ हम एंटीटॉक्सिन सब्सटेंस को या केमिकल की या एंटीबैक्टीरिया को हम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। TIG टेटिनस इम्यूनोग्लोबुलिन को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डिब्रेडिमेंट ऑफ द वोंड की हम स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। बेंजाइल पेनिसिलिन 600 mg 6 और IV हम लगा सकते हैं बेंजाइल पेनिसिलिन को, ये एंटीबायोटिक है। डेजिपॉम ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने साथ नोट करते जाए। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कंट्रोल ऑफ द स्पैज़म को हम कंट्रोल करने के लिए जो इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसको हम कंट्रोल करने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इंजेक्शन डेजिपॉम 0.1-0.2 mg पर kg, तो ये हम डेजिपॉम को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, डेजिपॉम को। और इसके अलावा जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस डिजीज़ में हम पैरालाइज होते हैं, हमारे जो जाज होते हैं वो लॉक होते हैं, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? वेंटिलेशन, हम पेशेंट को वेंटिलेशन पर रखते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक टू ट्रीट द प्रिवेंट द इन्फेक्शन, हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोर्टिव केयर में हम आइसोलेशन इन द क्वाइट डार्क रूम, हम पेशेंट को क्वाइट डार्क रूम में रख सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, डार्क रूम में, ताकि वो कंफर्टेबल महसूस कर सके। मेंटेन द फ्लूइड न्यूट्रिशन एंड इलेक्ट्रोलाइट, चूँकि उसका जो माउथ है जाज जो होते हैं वो लॉक होते हैं, तो चाहे किस भी ज़रिए से हो हमें फ्लूइड न्यूट्रिशन या इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन रखना चाहिए। इसके अलावा ऑक्सीजन इनहेलेशन इफ रिक्वायर, अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, अगर ब्रीथिंग कोई प्रॉब्लम हो, तब हम क्या कर सकते हैं? सपोर्टिव केयर में ऑक्सीजन को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQ अपने साथ नोट कर ले। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस डिजीज़ में हमारे पास लॉक जा होते हैं, लॉक जा को हम TRISMUS ट्राइसिमस भी कहते हैं, तो इस डिजीज़ को हम ट्राइसिमस डिजीज़ भी कहते हैं, अपने साथ नोट कर ले। आगे हमारे पास है नर्सिंग मैनेजमेंट, हम इसके लिए क्या नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं? उसके बाद हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ आ जाएगा। नर्सिंग मैनेजमेंट पहले नंबर पर आता है आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट को आइसोलेट किया जाता है ताकि वो इजी कंफर्ट महसूस कर सके। नर्स पेशेंट इन अ डार्क रूम टू प्रिवेंट द फोटोफोबिया यानी कि जो लाइट से जो फोबिया होता है, जो नफरत होता है पेशेंट को, तो इसलिए एक डार्क रूम में रखा जाता है ताकि वो फोटोफोबिया लाइट से डिस्टर्ब ना हो सके। या और स्टिमुलेशन एंड स्पाज्म से या इनवॉलंटरी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है इस डिजीज़ में, तो उसे बचने के लिए भी पेशेंट को डार्क रूम में रखा जाता है। इंश्योर द क्वाइट इन्वायरमेंट, एक खामोश माहौल चाहिए टू प्रिवेंट द स्पाज्म, ताकि इनवॉलंटरी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसको मज़ीद ना बढ़ाया जाए। माउंट द साइड रिस्ट टू प्रिवेंट द फॉलिंग, पेशेंट को बेड से फॉल ना होने दे, गिरने ना होने दे, इसलिए बेड की जो साइड होती है उसे ऊपर रखे जाते हैं। एम्प्लॉय द बीरियर नर्सिंग टेक्निक, एक ख़ास किस्म का नर्सिंग टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है जिसमें मज़ीद इन्फेक्शन को स्टॉप किया जाता है, यह मज़ीद आगे नहीं बढ़ने होने देता। इसके अलावा लास्ट हमारे पास आता है एक प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम सेक्शन PRN कहते हैं, जो कि एयरवे क्लियरेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस टेक्निक को भी हम इस्तेमाल करते हैं बिकॉज जो पेशेंट के जाज होते हैं वो ऑलरेडी लॉक होते हैं, अगर ऑक्सीजन के एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत हो तो ऑक्सीजन को भी वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास नर्सिंग मैनेजमेंट है और ये किसी भी पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमारे पास है ट्यूबरकुलोसिस। व्हाट इज़ ट्यूबरकुलोसिस? Tuberculosis is an infectious disease caused by the Bacillus mycobacterium tuberculosis. ट्यूबरकुलोसिस एक हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से काज होता है, और ये बेसिलस रॉड टाइप बैक्टीरिया है, रॉड शेप बैक्टीरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने साथ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से काज होता है। TB is a disease caused by bacteria called Mycobacterium tuberculosis. The bacteria usually attack the lungs. ये बैक्टीरिया नॉर्मली हमारे लंग्स को इफेक्ट करते हैं, बट कैन आल्सो डैमेज द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लेकिन हमारी दूसरी बॉडी के पार्ट्स को भी डैमेज कर सकती है, फॉर एग्जांपल लिम्फ नोड को। TB स्प्रेड थ्रू द एयर, ये एयर में स्प्रेड होती है। व्हेन अ पर्सन विद ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द लंग्स और थ्रोट कब्स, जब एक पेशेंट खांसता है या थूक फेंकता है तो दूसरे पेशेंट को भी डिजीज ट्रांसफ़र हो सकता है और उसके लंग्स में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो सकते हैं।
नॉर्मली जब एक पेशेंट से दूसरे पर्सन में ये बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होता है तो वो बैक्टीरिया डायरेक्टली डिजीज़ को काज नहीं करता, बल्कि हमारा इम्यून सिस्टम मैक्रोफेजेस उसको डिस्ट्रॉय करता है या उसे इर्द गिर्द एक लेयर सा बनाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद या महीनों बाद या सालों बाद उसे इन्वायरमेंट मिलता है, तब वो बैक्टीरिया दोबारा मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होता है उस बॉडी में एंड डिजीज़ को काज करता है। तो ये हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस का एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। टाइप्स इसके क्या है? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस टिपिकली इफेक्ट द लंग्स, अपने साथ नोट कर ले, पल्मोनरी से निकला है तो लंग्स को इफेक्ट करता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हमारे जो पल्मोनरी के अलावा जो अदर साइड है ऑफ द बॉडी कैन इफेक्ट द अदर साइड, दूसरी साइड्स को इन्फेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल लिम्स को। तो ये दो टाइप्स हैं हमारे पास। आगे हमारे पास है सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन क्या है? मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन इज द केस ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस whose sputum is a positive for the mycobacterium tuberculosis। मोस्ट कॉमन जो सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन है ट्यूबरकुलोसिस के केस में वो है स्पोटम। स्पोटम ये वो जो बलगम होता है इज अ पॉजिटिव, जब वो पॉजिटिव होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए तो ये मेन सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन हो सकता है। हु हैज रिसीव नो ट्रीटमेंट और इनकम्प्लीट इरेगुलर ट्रीटमेंट, अगर किसी का स्पोटम बलगम में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव आए, अगर प्रेजेंट होते हैं, इसके बाद अगर वो ख़ास ट्रीटमेंट ना ले या इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट ले या इरेगुलर ट्रीटमेंट, तो ये मेनली सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन है। तो उसमें ये टीबी का डिजीज़ मोस्टली डेवलप होता है, मोस्टली काज होता है। अदर सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन आर एक्सक्रीटा ऑफ द सच पेशेंट, मिल्क ऑब्टेन फ्रॉम द काउ सफरिंग फ्रॉम द टीबी एंड मटीरियल फ्रॉम द स्लटरिंग ट्यूबरकुलोसिस एनिमल्स। तो दूसरी सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन क्या हो सकती है? पेशेंट का कोई भी एक्सक्रेटा या कोई भी सिक्रेशन, चाहे वो सिलाइवा हो या दूसरा एक्सक्रेशन हो या मिल्क हो ऑब्टेन फ्रॉम द काउज, अगर काउ से कोई मिल्क में कोई इन्फेक्शन हो, सफरिंग फ्रॉम द टीबी एंड मटीरियल फ्रॉम द स्लटर ट्यूबरकुलोसिस एनिमल, या दूसरे एनिमल से जिसमें बैक्टीरिया पाई जाती हो, तो उससे एक पेशेंट या कोई पर्सन इन्फेक्टेड हो सकता है, सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन का जरिया बन सकता है। आगे हमारे पास है मोड ऑफ द ट्रांसमिशन। मोड ऑफ द ट्रांसमिशन, ये बैक्टीरिया या ये डिजीज किस तरह दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है? ट्यूबरकुलोसिस इज अ ड्रॉपलेट एयरबोर्न इन्फेक्शन। ट्यूबरकुलोसिस एक एयरबोर्न डिजीज है, ये अपने साथ नोट कर ले, और ये ड्रॉप की शक्ल में दूसरे पेशेंट में ट्रांसफर हो सकता है। व्हेन द पीपल विद लंग टीबी कफ स्नीजिंग और स्पाइड दे प्रोपेल द टीबी जर्म इनटू द एयर। जब वो ये पेशेंट का लंग टीबी वाला जो पेशेंट होता है, जब ये कांसता है या स्नीजिंग करता है या स्पोटिंग करता है, दे प्रोपेल द जर्म्स, तो वो क्या करता है? जर्म्स को एयर में ट्रांसफ़र करता है। तो इसकी वजह से ये जर्म्स एयर में जाते हैं और दूसरे पेशेंट में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये अपने साथ नोट कर ले कि ये एक एयर बोर्न डिजीज़ है। आगे हमारे पास है मोड ऑफ द ट्रांसमिशन कंटिन्यू है। नोज एंड थ्रोट बाय इनहेलेशन आर द कॉमनेस्ट पॉइंट ऑफ द एंट्री। नोज एंड थ्रोट ये हमारे पास मोस्ट कॉमन पॉइंट ऑफ द एंट्री है, इसके ज़रिए मोस्ट ईजिली हमारे बॉडी में लंग में अंदर जा सकते हैं। Mouth by ingestion is another point of the entry for the TB, Mycobacterium tuberculosis। Mycobacterium tuberculosis के लिए मौत भी एक एंट्री का जरिया बन सकते हैं हमारे बॉडी में। इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या है? यानी कि जब ये हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है उसके बाद साइन एंड सिम्टम कब डेवलप होते हैं? 4 to 12 वीक्स। और टेटनस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या था? 4 to 21 डेज। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये वीक्स में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकोरेंस कहाँ पर ये होता है? पेंडेमिक डिजीज़ होता है, वर्ल्ड वाइड होता है, जैसे कि हमने टेटिनस को भी पढ़ा था कि वो भी वर्ल्ड वाइड होता है और ये भी पेंडेमिक है। इन दोनों में एक कॉमन चीज़ है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। आगे हमारे पास है फेवर। इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं? फेवर होता है, नाइट स्वेट बहुत इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है, नाइट स्वेटिंग होता है, परसिस्टेंट कप बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट कंटिन्यूस कप होता है, ब्लडी प्लेगम, हमारे पास स्पोटम जो होता है ब्लडी होता है, खून होता है उसमें, चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ। चेस्ट पेन भी होता है कफिंग की वजह से और शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ भी होता है। तो ये अपने साथ साइन एंड सिम्टम नोट कर ले। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हम किस तरह ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट एंड कंट्रोल कर सकते हैं? बाय वैक्सीनेशन। जी हाँ, हम एक वैक्सीन देते हैं बर्थ के बाद, BCG जैसे कहते हैं, बेसिलस गलमेट ग्वेरिन, ये एक हमारे पास वैक्सीन है जो हम 0.05 मिलीलीटर हम देते हैं बर्थ के बाद, लेकिन एक साल बाद हम इसका डोज बढ़ाते हैं 0.1 मिलीलीटर तक। तो हमारे पास वैक्सीनेशन आता है। पब्लिक एजुकेशन, हम लोगों में अवेयरनेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसके अलावा एडिक्वेट डायग्नोसिस, या हम डायग्नोसिस के ज़रिए हमें पता चल जा सकता है कि ये कौन से पेज में है।
हम डायरेक्टली अब जब हम पता चले तो हम अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, कंप्लीट ट्रीटमेंट। एंड क्यूरेटिव फैसिलिटी या क्योर देने वाली फैसिलिटीज़ को हम अपना सकते हैं। आइसोलेशन, हम पेशेंट को आइसोलेट कर सकते हैं ताकि दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट ना कर सके। कॉन्करेंट एंड टर्मिनल डिसइंफेक्शन, या हम दूसरे इन्फेक्शन एहतियाती तदबीर भी अप्लाई कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, या हम इन्वायरमेंट को हम साफ और सैनिटेशन हम स्टेरिलाइज रख के भी हम प्रिवेंट एंड कंट्रोल कर सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस को। तो ये हमारे पास प्रिवेंशन एंड कंट्रोल थे अबाउट ट्यूबरकुलोसिस। आगे हमारे पास है ड्रग रेजिस्टेंस। ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस, कुछ इस तरह के पेशेंट भी होते हैं जिसमें डिजीज ड्रग को रेजिस्टेंस शो करता है, यानी कि ड्रग का उस डिजीज पर कोई असर नहीं होता। यानी कि डिजीज ड्रग को रेजिस्टेंस शो करता है। ये क्यों शो करता है, आइए पढ़ते हैं। ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस इज काज्ड बाय, ये रेजिस्टेंस कब शो करता है, जब इनकॉन्स्टेंट और पार्शल ट्रीटमेंट हम लेते हैं, यानी कि हम इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट जब लेते हैं तो इसकी वजह से ये डिजीज़ पर ड्रग को रेजिस्टेंस शो करता है, या ड्रग का डिजीज़ पर कोई असर नहीं होता। व्हेन पेशेंट डू नॉट टेक ऑल देयर मेडिसिन, जब कोई पेशेंट सारे मेडिसिन नहीं लेता प्रॉपरली रेगुलरली फॉर द रिक्वायर्ड पीरियड बिकॉज दे स्टार्ट टू फील बेटर, जब कोई पेशेंट थोड़ा सा ठीक होने लग जाता है तब वो मेडिसिन को छोड़ जाता है, तो उसकी वजह से ड्रग रेजिस्टेंट पेशेंट में ये प्रोसेस होता है। दूसरा क्या वजह हो सकता है, जब डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर प्रिस्क्राइब द रॉन्ग ट्रीटमेंट रेजिमेंट, या कोई डॉक्टर्स या हेल्थ वर्कर पेशेंट को सही तरीके से मेडिसिन या ट्रीटमेंट ना दे। और थर्ड नंबर पर क्या हो सकता है, द ड्रग सप्लाई इज़ अनरिलायबल, या जो भी पेशेंट को ड्रग दिया जाता है वो अनरिलायबल हो, ठीक ना हो प्रॉपरली। तो ये तीनों मेन वजह हो सकती है ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस का। आगे हमारे पास है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी या एमडीआर टीबी। नाम से ज़ाहिर होता है कि जब कोई पेशेंट में कोई टीबी बहुत से मेडिसिन को या ड्रग्स को रेजिस्टेंस शो करे तो ऐसे हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी कहते हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस इज़ अ फॉर्म ऑफ टीबी, एक इस तरह ट्यूबरकुलोसिस का फॉर्म है जो काज होता है बाय बैक्टीरिया यानी कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बहुत सी मेडिसिन को जब रेजिस्टेंस शो करता है तो इसे हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी कहते हैं। दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एटलीस्ट आइसोनाजेड एंड रिमेम्पाइसिन, तो एटलीस्ट 2 मेडिसिन को जो कि आइसोनाजेड एंड रिमेम्पाइसिन है, द 2 मोस्ट पावरफुल फर्स्ट लाइन ड्रग्स है हमारे पास या स्टैंडर्ड ड्रग्स है, इस टीबी के खिलाफ हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये भी काम ना करे या ट्रीटमेंट कोई में हेल्पफुल ना दे, कोई पैदामंद साबित ना हो जाए, तो ऐसे हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी कहते हैं। और ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ड्रग्स है। फर्स्ट लाइन मेडिसिन से मुराद वो मेडिसिन होते हैं जो हम पहले देते हैं यानी कि मोस्ट इफेक्टिव एंड लीस्ट टॉक्सिक होते हैं। एंड सेकंड लाइन मेडिसिन से मुराद वो मेडिसिन होते हैं जो लीस्ट यानी कि कम इफेक्टिव होते हैं एंड मोस्ट टॉक्सिक होते हैं यानी कि ख़तरनाक होते हैं, वो सेकंड लाइन में आ जाते हैं। तो फर्स्ट लाइन के लिए जो रेजिस्टेंस शो किया जाता है उसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी कहते हैं। द प्राइमरी काज ऑफ द एमडीआर टीबी इज़ इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी जो मेन काज है एमडीआर का वो है इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। जब हम पार्शियली ट्रीटमेंट ले, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट ले या अच्छी तरीके से कंटिन्यू ना करें ट्रीटमेंट को, तो इसकी वजह से एमडीआर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बन जाता है। और एमडीआर टीबी इज़ अ ट्रीटेबल, ये ट्रीट किया जा सकता है एंड क्योरेबल, क्योर भी ठीक भी हो सकता है बाय यूजिंग सेकंड लाइन ड्रग्स। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जब फर्स्ट लाइन को ये रेजिस्टेंट शो करे ये डिजीज़, तो फिर हम सेकंड लाइन ऑफ द ड्रग्स लेते हैं। और सेकंड लाइन ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो मोस्ट टॉक्सिक होते हैं, हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी को भी काज करता है। और ये हम फर्स्ट लाइन के बाद हम सेकंड लाइन ड्रग्स का इस्तेमाल कर लेते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में। तो अपने साथ ये भी नोट कर लें। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में क्या होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ द ड्रग को बैक्टीरिया रेजिस्टेंस शो करता है यानी कि ड्रग का बैक्टीरिया पर कोई असर नहीं रहता। फिर हम सेकंड लाइन ऑफ द ड्रग्स को स्टार्ट कर लेते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। फिर क्या होता है, हाउएवर द सेकंड लाइन ट्रीटमेंट ऑप्शन आर लिमिटेड। अक्सर सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो लिमिटेड होता है। एंड रिकमेंडेड मेडिसिन आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल। कभी कभार जो मेडिसिन रिकमेंडेड होते हैं यानी कि जो रिक्वायर होती है इलाज के लिए वो अवेलेबल नहीं होते। और सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मोस्ट टॉक्सिक होता है एंड लेस इफेक्टिव होता है। लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग के बाद फिर हम सेकंड लाइन ट्रीटमेंट स्टार्ट ही कर लेते हैं। The extensive chemotherapy required up to 2 years of the treatment is more costly and can produce severe adverse reaction in the patient।
तो फिर हम मोस्ट एक्सटेंसिव कीमोथेरेपी इस्तेमाल कर लेते हैं, हत्ता कि बहुत कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है एंड सीवियर ड्रग रिएक्शन भी पेशेंट में काज करता है, यानी कि ख़तरनाक रहता है। इन सम केसेस मोर सीवियर ड्रग रेजिस्टेंस कैन डेवलप। कुछ केसेस में ट्यूबरकुलोसिस का इलाज करना, ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज ड्रग रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। बहुत सा मेडिसिन यूज़ करने के बाद ये पेज भी आ जाता है कि ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल बन जाता है। तो ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी या एमडीआर टीबी, ये भी एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का एक फॉर्म है, यानी कि ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ द ड्रग को रेजिस्टेंस शो करता है, चाहे वो आइसोनाइजिड हो या रेमपेमाइसिन हो। इसके अलावा इसके साथ क्या क्या करता है, इज द फॉर्म ऑफ द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस दैट रिस्पॉन्ड टू इवन फीवर अवेलेबल मेडिसिन इंक्लूडिंग द मोस्ट इफेक्टिव सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग। तो ये भी एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का एक फॉर्म है, यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स को रेजिस्टेंस शो करता है। इसके साथ साथ सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स को भी रेजिस्टेंस शो करता है। सेकंड लाइन में कौन कौन से ड्रग आते हैं, लेवोफ्लॉक्सासिन एंड एमिकेसिन। इसके साथ साथ ये फ्लोरोक्विनोन को भी ये रेजिस्टेंस शो करता है। तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए कि सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स को भी क्या करता है, रेजिस्टेंस शो करता है। About 4,50,000 people develop MDR TB in the worldwide in 2012। 2012 में पूरी दुनिया में कितने केसेस आए थे MDR TB की, 4,50,000। अपने साथ लोग लिख ले, इंपॉर्टेंट नेम्स क्यूज है। It is estimated that about 9.6% of the MDR TB cases had XDR tuberculosis। तो ये भी अपने साथ नोट कर ले कि 9.6% केसेस में जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी थी उनमें एक्सडीआर ट्यूबरकुलोसिस यानी कि एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के केसेस मोस्टली आए थे। तो ये अपने साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नोट कर ले। आगे हमारे पास है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। हम किस तरह प्रिवेंट एंड कंट्रोल कर सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस को, आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं। प्रिवेंशन और साइन एंड सिम्टम है, हम इसको भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है कीमोथेरेपी ऑफ द केसेस। मोस्टली केसेस में हम क्या करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के केस में कीमोथेरेपी कर लेते हैं। इसके अलावा कीमोप्रोपाइलेक्सिस फॉर द कॉन्टेक्स्ट, हम कीमोप्रोपाइलेक्सिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग करते हैं। प्रोपाइलेक्सिस का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स। इम्यूनाइजेशन ऑफ द इनफेंट विद बीसीजी, हम मोस्टली बीसीजी का वैक्सीन भी करते हैं। बर्थ होने के बाद डर के लिए हम 0.05 मिलीलीटर देते हैं बीसीजी वैक्सीन, इंट्रामस्कुलर ड्रग्स है। फिर अगर 1 ईयर का चाइल्ड है तो फिर हम कितना देते हैं, 0.1 मिलीलीटर। एजुकेट द पेशेंट विद ट्यूबरकुलोसिस अबाउट द मोड ऑफ द डिजीज ट्रांसमिशन, हमें पेशेंट को या किसी भी पर्सन को एजुकेट करना है कि ये एयरबोर्न डिजीज़ है, एयर के ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकता है, इसलिए 2 मीटर फासले तक एक दूसरे से दूर रहना है। इसके अलावा हाउ टू डिस्पोज देयर स्पोटम, किस तरह स्पोटम को फेंकना है, एंड कवर देयर माउथ वाइल कपिंग स्नीजिंग एटसेट्रा, या खांसते वक्त अपने मुंह को किस तरह कवर करना है या स्नीजिंग के दौरान। तो ये अपने क्या करना है, एजुकेट करना है किसी भी पेशेंट को या पर्सन को। ये हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस के प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन में वैक्सीनेशन आ जाता है। हेल्थ डाइट का भी पूरा ख्याल रखना है। फ्लोरोग्राफी का मतलब ये एक चेस्ट एक्सरे है। इसके अलावा विटामिन का ख्याल रखना है। इसके अलावा एक्सक्लूड द कॉन्टैक्ट विद सिक पीपल, जो पीपल बीमार है, जो लोग बीमार हैं उनसे अपने आप को दूर रखना है। टू गिव अप द स्मोकिंग का भी ख्याल रखना है, स्मोकिंग नहीं करना। अगर आप लोगों में से कोई भी स्मोकिंग करता हो तो चांसेस हो सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस की। इसके अलावा सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर सिम्टम हो सकता है वो हमारे पास है लॉस ऑफ द एपेटाइट, कफ यानी कि भूख ना लगना, कफिंग करना, चेस्ट पेन, हीट, वीकनेस, वेट लॉस। हेमोप्टाइसिस का मतलब है स्पुटम इन द ब्लड। हेमोप्टाइसिस इंक्रीज स्वेटिंग, नाइट स्वेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट स्वेटिंग भी होती है ट्यूबरकुलोसिस में। तो ये अपने साथ नोट कर ले, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे। इसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन अबाउट द मोड ऑफ द ट्रांसमिशन एंड मेथड ऑफ द कंट्रोल, लोगों में किस तरह हम पब्लिकली एजुकेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं कि ये डिजीज़ किस तरह ट्रांसफ़र हो सकती है। इसके अलावा इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, जो हाँ रहना सहना है उसको इम्प्रूव करना, स्टेरिलाइज इन्वायरमेंट में अपने आप को रखना, एडुकेट न्यूट्रिशन, अच्छी न्यूट्रिशन को लेना, हेल्थ हाउसिंग, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, अपने माहौल को सैनिटाइज और स्टेरिलाइज रखना, पर्सनल हाइजीन, अपने आप का ख्याल रखना, अपनी सफाई का ख्याल रखना। इसके अलावा एक्टिव केस फाइंडिंग एंड ट्रीटमेंट, बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप का ट्रीटमेंट करना और अच्छी एक्टिवली टाइम बाय टाइम अपनी मेडिसिन लेना, कंटिन्यूसली मेडिसिन, पूरा कोर्स लेना मेडिसिन का। तो ये किस में आता है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। नर्सिंग कंसंट्रेशन क्या होती है, यानी कि नर्सिंग की क्या क्या जिम्मेदारी हो सकती है। एजुकेट द पेशेंट हाउ एंड व्हेन टू टेक द प्रिस्क्राइब मेडिसिन, पेशेंट को एजुकेट करना कि कब और किस तरह मेडिसिन लेने हैं।
टेल द पेशेंट नॉट टू स्टॉप द मेडिसिन, पेशेंट को आपने बताना है कि अपने मेडिसिन को स्टॉप नहीं करने हैं अनलेस ही शी इज़ टोल्ड टू डू सो, जब तक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया हो अपने मेडिसिन को स्टॉप नहीं करना है बल्कि मेडिसिन को अपने वक्त पर लेने हैं। टेल द पेशेंट टू कम टू हेल्थ इंस्टीट्यूट इफ शी डेवलप ड्रग साइड इफेक्ट, अगर कोई ड्रग साइड इफेक्ट होता है, कोई हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो आपने दोबारा हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से कंफर्म करवाना है। इसके अलावा एडवाइस द पेशेंट को एडवाइस करना है किसके वजह से इंपॉर्टेंस ऑफ द टेकिंग एडिक्वेट एंड बैलेंस डाइट एंड टू ईट व्हाट इज़ अवेलेबल एट होम, तो पेशेंट को एजुकेट करना है, एडवाइस करना कि अपने किस तरह फूड लेना है और कब लेना है, तो ये पूरा डाइट प्लान देना। इसके अलावा इन्वॉल्व द फैमिली इन टीचिंग ऑन मेडिकेशन, फैमिली इसके अलावा पेशेंट को साथ साथ अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो या पूरी तरीके से नहीं समझ सकता तो अपने फैमिली मेम्बर को भी उनके मेडिसिन के हवाले से समझाना होता है। लास्ट पॉइंट हमारे पास है दैट टेल द पेशेंट दैट रेफेमेसिन कलर द यूरिन ऑरेंज, पेशेंट को आपने बताना है कि आपका यूरिन कलरफुल ऑरेंज की शक्ल में हो सकता है रेफेमेसिन फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग की वजह से, इसलिए आपने घबराना नहीं। तो ये हमारे पास नर्सिंग कंसंट्रेशन थे। आगे हमारे पास ये टाइफाइड फेवर टोटल हमारे पास 8 स्लाइड है, उसके बाद कोलर डिजीज़ आता है और फिर डिप्थीरिया। तो इन तीनों डिजीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं पर ख़त्म कर लेते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो एग्जाम के हवाले से हो या स्लाइड के हवाले से, आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा हमारा केपीके नर्स नाम से एक पेज है फेसबुक पर, आप वहाँ से भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेंजर पर हमें लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म कर लेते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी और अपनी फैमिली का भी। अल्लाह हाफ़िज़।